राफा ऑपरेशन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। पूर्वी राफा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। इजराइल का 100 टारगेट पर यह हमला किया गया है। हमास के कई अंडरग्राउंड ठिकाने इस हमले में ध्वस्त हो गए हैं। हमले में हमास के कई लड़ाके भी मारे गए हैं। तो आईडीएफ इस वक्त हमास का सफाया करने के लिए राफा की जमीन पर डबल ऑपरेशन चला रही है। एक तरफ जहां पर ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, वहीं पर एयर अटैक्स भी किए जा रहे हैं। राफा में बेंजामिन सेना के फाइटर जेट और टैंकों ने यहां भी मौत बरसाना शुरू कर दिया है। यही नहीं, इनके साथ ही इजरायली सेना ने आसमान में ड्रोन उड़ाए जिसमें लाउड स्पीकर लगाए गए थे। इन लाउड स्पीकर से महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार का शोर प्रसारित किया गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज लाउड स्पीकर्स में बजाई गई ताकि बमबारी के बीच दहशत और ज्यादा फैले। पिछले 16 घंटे से राफा में कयामत बरस रही है। गाजा युद्ध के सबसे भीषण चरण राफा रण का दूसरा दिन बहुत विनाशक साबित हुआ है। इजरायली सेना ने राफा के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। राफा की गलियों में इजरायल के टैंक गरज रहे। इजरायली टैंक गाजा की निशानियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे। टैंकों से राफा पर लगातार हमले जारी हैं। इजरायली सैनिक राफा क्षेत्र में लगे हमास के झंडे उतारकर इजरायल के झंडे फहरा रहे। सात 8 मई को राफा पर हुए इजरायल के हमलों में 54 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 96 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इसी के साथ गाजा में मरने वालों की संख्या 34,789 हो चुकी है और अब तक युद्ध में 78,204 लोग घायल हो चुके हैं। राफा क्षेत्र के साथ साथ इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया कैंप पर भी बड़े हमले किए। जबालिया में 7 मई के दोपहर को इजरायल की मिसाइल गिरी और जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में जबालिया कैंप के कई घर ध्वस्त हो गए। राफा गाजा का सबसे सुरक्षित इलाका था। इस क्षेत्र में जान बचाने के लिए करीब 17 लाख लोगों ने शरण ले रखी है। अब इजरायली सेना की टैंक ब्रिगेड और शिन बेट बटालियन के कमांडो राफा पर हमले कर रहे हैं। राफा के बाहरी इलाकों पर हवाई हमले हो रहे हैं। राफा के साथ ही सेंट्रल गाजा, वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में आईडीएफ और हमास की जंग जारी है। इस जंग में फिलिस्तीनी नागरिक और इजरायली सैनिक भी मारे जा रहे हैं। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि गाजा के राफा क्षेत्र पर हमले नहीं रुकेंगे, जबकि अमेरिका सहित कई देश इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। राफा पर हमलों का मतलब है सबसे बड़ा नरसंहार, क्योंकि राफा को इजरायली सेना ने सीज कर दिया है और नागरिकों के पास जान बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। आईडीएफ ने इजिप्ट से लगने वाले बॉर्डर को सील कर दिया है। राफा के जरिए गाजा के दूसरे इलाकों तक पहुंचने वाली राहत सामग्री के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। इजरायल राफा पर पर्चियां गिराकर नागरिकों को निकल जाने का आदेश दे दिया है। राफा पर हमले और तेज होंगे क्योंकि इजरायल का दावा है कि राफा क्षेत्र में इजिप्ट बॉर्डर के नजदीक हमास की सुरंगें हैं
और इनको ध्वस्त करने के लिए सेना को आगे बढ़ना होगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खुद युद्ध की कमान संभाल रखी है। गैलेंट ने 7 मई को उस आर्टिलरी बेस का दौरा किया जो राफा में ग्राउंड ऑपरेशन करने पहुंची फोर्स को सपोर्ट फायर दे रही है। राफा क्षेत्र के कई इलाके इजरायल के हमलों से खंडहर बनते जा रहे हैं। राफा क्षेत्र गाजा पट्टी के दक्षिणी शोर पर है। यहां इजरायल की सेना 2 दिन से लगातार हमले कर रही है। राफा के अल सलाम, अल ओरोवा हाईवे पर और अल फालुजा, अल ईमान रोड, अल ब्राजील कैंप, ओधामन बिन अफ्फान, ओमर बिन अल खत्ताब और ब्लॉक और जेकेओ में भीषण तबाही हुई है। इजरायली सेना ने कहा है कि राफा से निकलकर लोग स्वीडिश विलेज अल मवासी सूदिया की ओर चले जाएंगे, लेकिन भीषण बमबारी के चलते लोगों के लिए ना तो घर सुरक्षित है और ना ही घरों के बाहर निकल सकते हैं। गाजा की सड़कें इजरायली सेना ने बंद कर दी हैं। ऐसे में राफा में रह रहे लोग इस क्षेत्र में बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। राफा में रोज मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की ये आग अब इजरायली धरती पर भी फैल गई है। तेल अवीव से लेकर इजरायल के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राफा पर हमलों को लेकर इजरायल की ज्यादातर जनता नेतन्याहू के फैसले का विरोध कर रही है। इजरायल में इजरायली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे कराया। इस सर्वे में 7,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई। लोगों से सवाल पूछा गया कि राफा पर ग्राउंड ऑपरेशन होना चाहिए या फिर हमास के साथ शांति वार्ता। इस पर 56% लोगों ने जवाब दिया कि हमास के साथ शांति वार्ता का विकल्प बेहतर है, जबकि 37% लोगों ने कहा कि राफा पर हमले करना सही है, जबकि 7% लोगों ने कहा कि ये सरकार को तय करना है। राफा पर हमलों के साथ ही इजरायल में विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। लोग बंधकों की वापसी के लिए भी सरकार को घेर रहे हैं। इजरायली फोर्सेस राफा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही हैं, तो हमास के लड़ाके भी इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। हमास के लड़ाके सीक्रेट ठिकानों से रॉकेट को डेटोनेटर के जरिए फायर कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि हमास के हमलों में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमास ने इजरायली सेना के केरेम शोलोम बेस पर हमला किया। हमास के एक साथ 10 रॉकेट केरेम शोलोम बेस पर फायर किए। इस हमले में इजरायली बेस पर बड़ा नुकसान होने की रिपोर्ट है। राफा की जंग तेज होती जा रही है। वार और पलटवार बढ़ते जा रहे हैं। इस बढ़ती जंग के साथ ही अमेरिका और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है, लेकिन नेतन्याहू के फैसले से साफ है कि वो राफा पर हमले रोकने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेबनान में आईडीएफ ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह भीषण बमबारी की गई है। हमले में हिजबुल्लाह के 20 ठिकाने तबाह हो गए हैं। आईडीएफ ने हमले का बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये लेबनान का वो इलाका है जो लेबनान इस युद्ध में फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। उसके ठिकानों को टारगेट करके कैसे ये एयर स्ट्राइक की गई है और कितना विध्वंसक हमला था, ये साफ तौर पर उठता हुआ धुआं आपको बता रहा है।
हमास के खात्मे के जुनून में इजराइल ने करीब करीब पूरा गाजा उजाड़ दिया। 17 लाख लोगों के लिए गाजा के आखिर में एक कोना दिया गया जहां शरणार्थी कैंप में वो बुरे हाल में वो जी रहे हैं। लेकिन आज भी इजरायली फौज राफा में जा पहुंची है एक बार फिर से, और विध्वंस की वो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं जिन्हें देखते ही दिल दहल जाए। लेकिन बेंजामिन की जिद है कि अब हमास का संपूर्ण संहार होकर रहेगा, फिर चाहे गाजा में कितनी बड़ी तबाही क्यों ना हो जाए। इजराइल के हमले के बाद ईरान और उनके समर्थित संगठन तमतमाए हुए हैं। इजराइल की घेराबंदी कर दी गई है, यानी राफा का बदला इजराइल पर हमला करके लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि पूरा अरब एक ऐसा सुलगता हुआ ज्वालामुखी बन चुका है जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। राफा में इजराइल ने इतना विध्वंस मचाया है कि क्रूरता की सारी हदें वो लांघ गया है। पहले बुलडोजर घुसा, फिर टैंक, और उसके बाद बॉम्बर ने कहर बरपाया। बाकी कसर मिसाइल स्ट्राइक ने पूरी कर डाली। इजराइल ने राफा में जो किया उससे ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है, और ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और इसी वजह से ईरान को यह भी मौका मिल गया है कि वो इस्लामिक देशों को एकजुट कर अब इजराइल की सभी कार्रवाई पर अंकुश लगा दे। ईरान के टॉप कमांडर इस्लामिक मुल्कों के संपर्क में हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीच बीच में हमले किए जा रहे हैं। और हमले कितने विध्वंसक हैं, ये इलाक शहर पर हुए हमले की इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। बीती रात इलाक के आसमान से ड्रोन और मिसाइल की बारिश हुई। पूरी रात सायरन बजता रहा। पूर्वी इजराइल के शहर इलाक में रिहायशी इलाके पर हमला हुआ, जिसके बाद इलाक में कोहरा मच गया। हमले के 2-3 और वीडियो सामने आए हैं। राफा में जो तबाही इजराइल ने मचाई है उसके बाद यह अंदेशा था, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी इतने बेकाबू हो सकते हैं इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। अमेरिका तुरंत हरकत में आए। कई घटनाएं एक साथ हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारी राफा मिस्र बॉर्डर पर पहुंच गए। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स तेल अवीव पहुंच गए। गंभीर हालात देखते हुए अमेरिका ने इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने का फैसला कर लिया है। हालांकि इस फैसले से बाइडेन का विरोध हो रहा है। अब इजराइल मिस्र युद्ध का खतरा बढ़ गया है। गाजा और मिस्र की बॉर्डर क्रॉसिंग पर 2 जगहों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। दरअसल अब इजिप्ट को यह भी लगता है कि कहीं इजराइल यहीं ना रुके और आगे बढ़ता हुआ इजिप्ट के कई इलाकों पर भी कब्जा कर ले। वैसे भी इजराइल ने अपने मंसूबे जता दिए हैं, जिसमें फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर उसका कब्जा करीब करीब हो गया है। और उस कब्जे की तस्दीक ये तस्वीर कर रही है जिसमें इजरायली सैनिक फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली फ्लैग लगाते हुए दिख रहे हैं। इसी वीडियो पर मिस्र भड़का हुआ है और ईरान की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि उसने ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल में तबाही मचाने का फरमान जारी कर दिया है। ईरानी प्रॉक्सी हमले के लिए तैयार है, जबकि इजराइल का राफा क्रॉसिंग पर कब्जा इजराइल मिस्र समझौते का उल्लंघन है। इससे इजराइल मिस्र जंग का खतरा बढ़ गया है। मिस्र ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली झंडा फहराने का विरोध किया है। इसे सीधे तौर पर कैंप डेविड समझौते का उल्लंघन बताया है। यानी अब इजराइल पूरी तरह घिर गया है। ईरानी प्रॉक्सी के अलावा दूसरे इस्लामिक देशों को इजराइल पर उंगली उठाने का वक्त मिल गया है।
इसी वजह से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि वो कुछ इस्लामिक मुल्कों से अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकता है। इजराइल की पूरी तरह से घेरेबंदी कर ली गई है। अब आपको दिखाते हैं कि इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी कैसे हमला कर सकते हैं। हमास के लड़ाके गाजा से इजराइल में मोटर पैराग्लाइडर के जरिए फिर घुस सकते हैं, जबकि हिजबुल्लाह रॉकेट स्ट्राइक करते हुए अपने लड़ाकों को इजराइल में तबाही के लिए भेज सकता है। इसी तरह सीरिया से कुद्स फोर्स मिसाइलों से इजराइल पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं इराक में ईरान प्रॉक्सी कताइब हिजबुल्लाह भी रॉकेट स्ट्राइक करने की तैयारी में है, जबकि यमन में मौजूद हूती लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमला लगातार कर रहा है। अब भूमध्य सागर में भी इस्लामिक रेजिडेंट्स इजराइल के पोर्ट सिटी पर भारी तबाही मचा सकते हैं। यानी इजराइल को तबाह करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी ने एक विध्वंसकारी घेरा बना लिया है। घेराबंदी ने इजराइल ने बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर से पोर्ट सिटी की सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी बॉर्डर सिटी के अलावा समंदर से भी बड़ा हमला कर सकते हैं। यानी राफा में तबाही मचाकर इजराइल ने महाविनाश के अध्याय पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हुंकार हिजबुल्लाह और हूती भर रहे हैं। हिजबुल्लाह को काबू में करने के लिए इजराइल ने लेबनान में स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बीती रात एयर स्ट्राइक की गई। इसके अलावा मिसाइल से भी हमले किए गए, जिसमें अल रास और अल हियाम बेस को तबाह कर दिया गया। हालांकि जवाब में हिजबुल्लाह ने भी हमले किए। इजरायली बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया गया। इस पर आईडीएफ ने दावा किया है कि आयरन डोम ने इसे नाकाम कर दिया। इसके अलावा हूती ने जहां इलाद पर मिसाइल दागी, वहीं लाल सागर में 3 जहाजों पर हमले करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। इस बीच लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने हूती के 3 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए और पोर्ट पर आए हूती लड़ाकों को भागने पर मजबूर कर दिया। लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक ईरानी प्रॉक्सी ने जाल बिछा दिया है, जिस पर पेंटागन भी नजर बनाए हुए है। युद्ध न भड़के, इसलिए एक तरफ अमेरिका मिस्र को मनाने में जुटा है, दूसरी तरफ उसने इजराइल की सैन्य मदद रोककर डिफेंसिव एक्शन लिया है। लेकिन इजराइल के सपोर्ट में जॉर्डन आ गया है। इस बीच मिस्र के रक्षा मंत्री ने मिस्र के आर्मी चीफ से मुलाकात की और राफा के हालात की जानकारी ली। इस बीच अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही है। वो दोनों देशों पर दबाव बना रहा है, कहीं दोनों एक दूसरे पर हमला ना कर दें। एहतियात के तौर पर अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स फ्लीट को यूएई से कतर की तरफ रवाना कर दिया है, जिससे हमले होने की सूरत में तुरंत एक्शन में आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। युद्ध के मैदान में यूक्रेन का काउंटर अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन का रूसी टैंक सेना पर ड्रोन हमला कर रहा है। यूक्रेनी हमले में जला है रूस का T-90 टैंक, जिस पर यूक्रेन ने हमला किया है। रूसी टैंक के जलने का वीडियो भी सामने आया और देखिए कैसे यूक्रेन ये विध्वंसक हमला रूस की आर्मी पर कर रहा है। T-90 टैंक जिससे हमला बोला जा रहा था, उसको निशाना बनाया गया और टारगेट करने के बाद यह हमला किया गया और इसमें कैसे ये टैंक धू-धू कर चल उठा। और आज रूस का विजय दिवस है। इस मौके पर मॉस्को में रूसी सेना पुतिन की मौजूदगी में परेड निकालेगी, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की समाप्ति का सायरन बजने लगा है। पुतिन के 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर जिस तरह से बारूदी बरसात की है, वो इस बात का संदेश है
कि अब यूक्रेन का अस्तित्व बचना मुश्किल है। संभव है कि विजय दिवस से पहले यानी आज रात रूसी सेना यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकती है। क्रेमलिन में पुतिन का शपथ ग्रहण हुआ और इसी के साथ रूसी सेना यूक्रेन को ध्वस्त करने लगी। पुतिन की ताजपोशी जैसे ही खत्म हुई, यूक्रेन में सबसे नई तबाही शुरू हो गई। जिस बात की आशंका थी वही हुआ। पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो यूक्रेन में विनाश का नया दौर शुरू हो गया। पुतिन की शपथ के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन का संघार शुरू हुआ। रूसी सेना ने जल थल नभ से ऑलराउंड अटैक शुरू किया तो यूक्रेनी सैन्य ठिकाने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जलने लगे। रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन से यूक्रेन के 6 शहरों में विस्फोट किया। इन सभी 6 शहरों में यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर तहस नहस हो गया। पोल्टावा, किरोवोनाद, ज़ेपोरिज़िया, लवीव, इवानो-फ्रैंकोविस्क और विनित्सिया ये यूक्रेन के वो 6 शहर हैं जहां रूसी सेना ने एनर्जी ठिकानों को तबाह कर दिया। अब इन शहरों में ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव में भी विध्वंसक हमला किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने बमबारी कर कीव की कई फैक्ट्रियों को मलबे में बदल दिया। यूक्रेन रूस के हमलों को इसलिए नहीं नाकाम कर पाया क्योंकि उसके पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं। रूस के हमले की वजह से डोनेस्क में भी यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ी चोट पहुंची। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन की मिसाइल वर्कशॉप को टारगेट किया। हमले में मिसाइल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। रूस का दावा है कि यूक्रेन की मिसाइल फैक्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इतना ही नहीं, रूसी सेना युद्ध के कई फ्रंट पर इसी तरह विध्वंसक हमला करते हुए आगे बढ़ रही है। डोनेस्क में ही रूस ने अमेरिका के एक और अब्राम्स टैंक को तबाह कर दिया। हाल फिलहाल रूस युद्ध के मैदान में 7 अब्राम्स टैंक की कब्र खोद चुका है। रूसी सेना क्रास्नोहोरिवका में भी फैब बमों की बारिश कर तबाही मचा रही है। डोनेस्क में रूसी हमले से बहुत बड़ा सैन्य संघार हो गया। सिर्फ 24 घंटे में यूक्रेन के 1165 सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से दर्जनों रॉकेट दागकर यूक्रेन के 3 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सेवेरिस्क में आर्टिलरी से धावा बोलकर रूस ने यूक्रेन के हॉवित्जर की कब्र खोद दी। रूस ने 24 घंटे के अंदर जो हमले किए हैं उसमें बहुत ही विनाशक बमों का इस्तेमाल किया गया है। रूस ने फैब 500, फैब 1000, फैब 1500 जैसे बमों से विस्फोट किया। इतना ही नहीं, कई फ्रंट पर क्लस्टर बमों से भी धमाके किए। रूस ने अटैक किया तो यूक्रेन ने भी काउंटर अटैक करने की कोशिश की। यूक्रेनी फोर्स ने कई मोर्चों पर रूसी सेना को चोट पहुंचाई। लुहांस्क में यूक्रेन ने अटैक एमएस मिसाइलों से हमला किया। यहां यूक्रेन के टारगेट पर रूस का ऑयल डिपो था।
यूक्रेन के मुताबिक उसके हमले में रूस का तेल डिपो जलकर भस्म हो गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसे 72 घंटे के अंदर रूस के 2 लड़ाकू विमानों को तबाह करने में कामयाबी हासिल हुई। हालांकि इस बारे में रूस की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है। यूक्रेन रूसी सेना की कमर तोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसे उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पा रही है। उधर यूक्रेनी एयरफोर्स ने पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके मुताबिक रूस यूक्रेनी शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण हमला करने वाला है। यूक्रेन की तरफ से ये अलर्ट यूं ही नहीं जारी किया गया है। पुतिन की शपथ हो चुकी है। अब 9 मई को रूस विजय दिवस मनाने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मौके पर रूसी फौज ने यूक्रेन के कई शहरों को तहस नहस करने का प्लान बनाया है। इस प्लान को रूसी सेना लॉन्च करने वाली है, तो सवाल यही है कि क्या आधी रात को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। आशंका इस बात की भी है कि यूक्रेन विजय दिवस में खलल डालने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए वो रूस के अंदर बहुत बड़ा काउंटर अटैक कर सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये रात रूस और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। नेटो को जिसका अंदेशा था, आखिरकार वही हुआ। व्लादिमीर पुतिन ने शपथ लेते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। अब रूस परमाणु हथियार की तैनाती कर रहा है, जिसके निशाने पर नेटो के वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। पुतिन एक कदम आगे जाकर रूस के विस्तार का प्लान भी बना चुके हैं। यानी एक बार यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया तो टारगेट पर दूसरा यूरोपीय देश आ सकता है। पुतिन के इस प्लान से नेटो में अब खलबली मच गई है। शपथ लेने के तुरंत बाद पुतिन ने ऐसा विध्वंसकारी फैसला लिया जिससे यूरोप में एटमी जलजला तय माना जा रहा है। पहले क्या फैसला लिया वो सुनिए। शपथ लेते ही पुतिन ने परमाणु हथियार बेलारूस भेज दिए। इसके अलावा बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती की लोकेशंस फिक्स की गई। नेटो देशों को टारगेट पर रखते हुए तैनाती की जाएगी। एटमी फोर्स की एक्सरसाइज शुरू करने का ऐलान किया गया, जिसमें बेलारूस भी शामिल होने जा रहा है। यानी पुतिन अब ठान चुके हैं कि यूक्रेन सरेंडर के बाद अगर रूस का विस्तार करना है तो नेटो से टकराना तय है। इसलिए पुतिन इसकी तैयारी में जुट गए हैं। एक तरफ रूस की एटमी फोर्स की एक्सरसाइज के जरिए नेटो की डिफेंडर ड्रिल का जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ पोलैंड में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती का जवाब बेलारूस में परमाणु हथियार लगाकर दिया जाएगा। यानी साफ है कि अब नेटो और रूस में भयंकर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इसकी तस्दीक करने वाली 3 रिपोर्ट जो कुछ दिनों में सामने आई है। पोलैंड की खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि इसी महीने नेटो के सदस्य देशों पर रूस हमला कर सकता है। इसके अलावा यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट में बताया गया है
कि रूस कभी भी नेटो देशों पर हमला कर सकता है, जबकि पिछले महीने एस्टोनिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि क्रेमलिन ने यूरोप तक रूसी साम्राज्य माना है। यानी पुतिन कोल्ड वॉर से पहले वाला सोवियत संघ बनाना चाहते हैं, इसलिए चुन चुनकर उन देशों को टारगेट कर सकते हैं जो एक वक्त में सोवियत संघ का हिस्सा थे। इसके लिए यूक्रेन पर हमला हो रहा है। हो सकता है इसके बाद बाल्टिक देशों का नंबर हो, क्योंकि पुतिन वेस्ट यूक्रेन के लिए नया ब्लूप्रिंट बना चुके हैं, जहां पर जीत के बाद पोलैंड और फिर बाल्टिक देश आते हैं। यही वजह है कि सुवाल्की गैप के पास लिथुआनिया पोलैंड मिलकर डिफेंडर ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें दूसरे नेटो देश भी शामिल हैं। दरअसल ये सीधे तौर पर रूस को धमकी है कि अगर उसने हमला करने की जरूरत की तो युद्ध शुरू होगा, जो एटमी जंग में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। व्लादिमीर पुतिन की शपथ के 2 दिन पहले यानी 5 मई को रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मोस्ट वांटेड घोषित किया था। पुतिन की शपथ के दिन यानी 7 मई को ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश भी की गई, जिसे यूक्रेनी एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने ही हत्या का षड्यंत्र रचा, लेकिन रूस का दावा है कि हत्या की साजिश में यूक्रेन की सेना शामिल है। क्या सच में पुतिन ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की की हत्या के आदेश दिए हैं, या फिर हार से परेशान यूक्रेन की सेना ही ज़ेलेंस्की का अब युद्ध के इस मुहाने पर आकर खात्मा करना चाहती है? वोलोदोमीर ज़ेलेंस्की ही यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है, और यही जंग के लंबा खींचने की वजह भी है। ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों का मोहरा कहे जाते हैं और उनके इशारे पर ही जंग जारी रखे हुए हैं। पुतिन पश्चिमी देशों की कठपुतली सरकार को पलटना चाहते हैं, और 7 मई को क्रेमलिन के सेंट एंड्रयूज हॉल में जब व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद की 5वीं बार शपथ ले रहे थे, उसी वक्त कीव में यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU ने 2 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पहले साजिशकर्ता का नाम आंद्रे गोख है, जो यूक्रेन के स्टेट गार्ड में कर्नल है। साजिश रचने वाला दूसरा शख्स है डेरकाच। डेरकाच भी यूडीओ में कर्नल रैंक का अधिकारी है। स्टेट गार्ड के अधिकारियों की जिम्मेदारी देश के VVIP नेताओं की सुरक्षा, उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षा ब्यौरा तैयार करना और उनके घर की सुरक्षा करना होता है। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक इन दोनों यूक्रेनी कर्नल के निशाने पर कई VVIP लोग थे। SBU ने कहा है कि इनकी हिट लिस्ट में पहला नाम यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का था। दूसरा नाम है मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग HUR के प्रमुख किरिलो बुदानोव, और तीसरा नाम है यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी SBU के प्रमुख वासिल माल्युक का। ज़ेलेंस्की, बोदानोव और वासिल के अलावा यूक्रेन के रक्षा मंत्री सहित कई और नेताओं की हत्या की साजिश रची जा रही थी। SBU के मुताबिक यूक्रेन सेना के ये दोनों कर्नल VVIP लोगों के मूवमेंट, उनकी यात्रा और घरों की जानकारी रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी FSB को दे रहे थे। इनके टारगेट पर वही लोग थे जो युद्ध के नीति निर्माता हैं, और इनकी जानकारी जुटाकर हमले करने का प्लान FSB बना रही थी। गिरफ्तार किए गए दोनों कर्नल के बयान के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख किरिलो बोदानोव की हत्या ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के दिन यानी 5 मई को ही की जानी थी। प्लान सटीक नहीं होने के कारण टाल दिया गया। 7 मई को ज़ेलेंस्की की हत्या का प्लान था। FSB ने शपथ ग्रहण के दिन पुतिन को तोहफा देने के लिए यह दिन चुना था।
5 मई को ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया, लेकिन उससे बहुत पहले से ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश रची जा रही थी। ज़ेलेंस्की और बोदानोव भी मिलकर क्रीमिया ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिसके तहत रूसी जहाजों और क्रीमिया के सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। क्रीमिया ऑपरेशन को खत्म करने के लिए ही दोनों कर्नल को तैनात किया गया था।